दोस्तों, आज के अनकट हफ्ते में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी घटनाओं की जो ऊपर से अलग दिखती हैं लेकिन असल में कहानी एक ही बयां करती हैं। एक तरफ प्रदेश की भीषण आपदा थी जहां पूरा का पूरा गांव पल भर में ही मलबे में तब्दील हो गया, तो दूसरी तरफ पंचायत चुनाव रहे जहां खेल सिर्फ वोटों तक ही सिमट कर रह गया। वोटों की चोरी नहीं बल्कि जीते हुए प्रत्याशियों को ही चुरा लिया गया, ऐसा आरोप है। जब एक तरफ रेस्क्यू टीमें मलबे से लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश में हर पत्थर को उठाने की जुगत में लगी थी, तभी दूसरी ओर नेता इस आपदा के बीच भी जोड़ तोड़ और दल बदल में लगे थे। कुछ नेता तबाही में उजड़ चुके गांव में लोगों का हाथ थाम रहे थे, तो कुछ नेताओं ने चुनावी जीत की खातिर हाथों में पिस्तौल ले रखी थी। कहीं किसी जीते प्रत्याशी को जबरन धकेल कर अगवा किया जा रहा था, तो कहीं ईंट पत्थर की बरसात हो रही थी। इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसे प्राकृतिक आपदा के बीच पंचायत चुनाव राजनीति का ऐसा मैदान बन गया जहां जनता के आंसुओं पर वोटों की गिनती ज्यादा भारी पड़ी और जिसने 90 के दशक के बिहार की यादों को ताजा करके रख दिया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को चुनने में जो हुआ उसने पूरे देश में उत्तराखंड की छोटी सरकारों को लज्जित करके रख दिया। इस वीडियो में हम जीत हार, सरप्राइज ट्विस्ट, दल बदल, धोखाधड़ी, कोर्ट की फटकार, गोलीबारी, प्रत्याशी चोरी, हंगामा और युवाओं की राजनीति में एंट्री, सभी से आपको बारी बारी से रूबरू कराएंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड भाजपा प्रत्यक्ष चुनाव में कुछ बड़ा नहीं कर पाई, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव यानी जिला पंचायत अध्यक्ष की 12 में से 10 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही, जिनमें से 5 सीटों पर तो बिना मेहनत के ही सब कुछ झोली में आ गया। मतलब बिना चुनावी लड़ाई के ही जीत मिल गई थी, यानी फाइनल काउंटिंग से पहले ही आधा चुनाव जीता जा चुका था। 12 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जीतने के बावजूद भी इसे भाजपा की जीत नहीं माना जा रहा। कारण साफ, जिला पंचायत सदस्यों की कुल 358 सीटों में से 320 सीटों पर समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाकर भी भाजपा मात्र 115 सीट ही जीत पाई थी। इसी रिजल्ट को लेकर हमने पूर्व में पूरे विश्लेषण के साथ ये बताया था कि कैसे भाजपा के अध्यक्ष का ये जमीनी चुनावी मिशन फेल हो गया, जहां जनता का समर्थन पाने में भाजपा अध्यक्ष पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। खैर, वापस आज के वीडियो पर आते हैं, जहां उत्तराखंड में पंचायत चुनाव न हुए मानो बवाल ही बवाल हो। शुरुआत से ही विवादों में रहे पंचायत चुनाव आखिर तक अध्यक्ष चुने जाने तक भी विवादों में रहे। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव ने उत्तराखंड के सीने पर एक काला अध्याय लिख दिया। दल बदल, जोड़ तोड़ तक तो ठीक था, लेकिन इस चुनाव ने तो 90 के दशक के बिहार की यादों को ताजा करके रख दिया। गोलीबारी, जबरन धमकाकर जीते हुए सदस्य को उठा लेना, नेताओं का आपस में गुंडे मवालियों की तरह बीच सड़क भिड़ जाना और मित्र पुलिस का मूक दर्शक बने रहना कई सवाल खड़े करता है। पहला घटनाक्रम जिसका वीडियो वायरल है, लेकिन किसी भी नेताजी से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि AI वीडियो है, लिहाजा इस वीडियो की पुष्टि तो सरकारी तंत्र ही करेगा। लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो कहना ही पड़ेगा कि 90 के दशक के बिहार में आपका स्वागत है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदान करने जा रहे थे। जिला पंचायत सदस्यों को कई लोगों ने जिला पंचायत कार्यालय के पास से ही जबरन उठा लिया। वीडियो इसका वायरल है। कांग्रेसियों ने पुलिस के सामने ही उनके समर्थक जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करने का आरोप लगाया। इसी दौरान कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के साथ मारपीट के भी आरोप लगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी कहा कि जहां सम्मानित हाईकोर्ट में न्याय के देवता बैठते हैं, वहीं उसी क्षेत्र से लाइन में लगे हुए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट करने जा रहे जिला पंचायत सदस्यों को गुंडागर्दी के बल पर उठा लिया जाता है। हमारे नेताओं के साथ मारपीट की जाती है, एक सम्मानित सदस्य का कुर्ता फाड़ दिया जाता है। ऐसे में इसको क्या कहें? क्या ये खुले तौर पर लोकतंत्र की हत्या नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखे शब्दों में कहा कि अब पंचायत चुनाव गुंडों के बल पर की गई गुंडागर्दी से और गणतंत्र पर जीते जा रहे हैं। इसी के बल पर पहले जीते हुए सदस्यों को और सदस्य न मिले तो उनके अभिभावक गणों को उठाकर के ले जाने की प्रथा गंभीर है। ऐसे ही गोली चलाकर पहले धमकाओ और फिर उसके आधार पर ब्लॉक या अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लो। यह है भाजपा का नया रूप जो द्वाराहाट में देखने को मिला है। भाजपा प्रत्याशी के लोगों ने कांग्रेस के सदस्यों की गाड़ियों को रोका और महिला सदस्यों के परिवार के लोगों को उठाकर ले गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद द्वाराहाट में BDC सदस्यों के पतियों के कथित अपहरण से उपजा बवंडर देर रात जैसे तैसे थमा, मगर ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए मतदान के दौरान फिर बवाल शुरू हो गया।
शुरुआती चरण में भाजपा कांग्रेस समर्थकों में गहमागहमी किसी तरह शांत हो पाई, मगर अंतिम सदस्य मतदान को पहुंचा ही था कि तनाव बढ़ गया। दोनों पक्षों में हाथापाई के बाद ईंट पत्थर चल गई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में करने के लिए बल प्रयोग कर दोनों दलों के समर्थकों को मतदान केंद्र से दूर खदेड़ दिया। इतने पर भी बस हो जाता तो भी थोड़ी मर्यादा देवभूमि उत्तराखंड की बच जाती, लेकिन हद तब हो गई जब नैनीताल के बेताल घाट में प्रमुख चुनाव में एक व्यक्ति ने बाकायदा निशाना लगाकर सामने की तरफ गोली चला दी। इसे गंभीरता की पराकाष्ठा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर गोली अपने बचाव में भीड़ को तितर बितर करने के लिए चलाई जाती, फायर हवा में होता, न कि निशाना साध कर। अब वायरल हुआ वीडियो तो यही कह रहा है, जिसकी पुष्टि भी मित्र पुलिस को ही करनी होगी। इसी वीडियो के साथ एक वायरल ऑडियो भी है जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिसमें एक व्यक्ति प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बात कर रहा है, जिसमें गोलीकांड की सूचना देने पर सामने से जवाब दिया जाता है कि चुनाव में गोलियां तो चलती ही रहती हैं। हालांकि इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि ये AI की मदद से बनाया हुआ ऑडियो है, जिसे उनको बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। फिलहाल तो हम भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुलिस को और प्रदेश सरकार के गृह विभाग को इस ऑडियो को लेकर गंभीरता बरतते हुए जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑडियो गलत है तो भ्रामकता फैलाने के लिए संबंधित युवक के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये ऑडियो सत्य पाया जाता है तो जांच में तो न केवल प्रदेश सरकार को बल्कि केंद्र में बैठे भाजपा आला कमान को भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर एक्शन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। ऐसे में जांच में सही पाए जाने पर सजा का प्रावधान तो होना ही चाहिए। कहाँ पे ऑफिस में हो? है ऑफिस में ही हो अभी या बाहर? 4 बजे आऊंगा कार्यालय। अच्छा, मैं कह रहा था बेताल घाट में गोली चला दी है बीजेपी वालों ने। किसने चलाई? वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो बहुत ही नंगापन हो गया। कैसे मुंह दिखाया हम लोग यहाँ, बताओ। कहाँ पर? ये यहाँ गोली तो चल गई है बेताल घाट में। चुनाव में चलती रहती है, क्या करेंगे चुनाव? अरे कहाँ चलते रहे, पाँव में लग गई किसी आम आदमी की, कोई मर जाता फिर। हारेगा विधायक। अरे विधायक क्या, इन्होंने तो सबकी मट्टी बली तोड़ी है। धामी जी का भी नाम खराब हो रहा है, आपका भी करेंगे, ठीक करेंगे, बात करेंगे। नंगापन हुआ यार दाजू। पहाड़ में ऐसा, उत्तराखंड को ऐसा थोड़ी बनाएंगे। एक विचित्र घटना भी इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान देखने को मिली। इस चुनाव में रामगढ़ से 2 बार ब्लॉक प्रमुख चुनी गईं और वर्तमान में सूपी जिला पंचायत सीट से सदस्य निर्वाचित पुष्पा नेगी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थीं। चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच ही घमासान चल रहा था। चुनावी घमासान के बीच नैनीताल से राजस्व विभाग की टीम ने भुजिया घाट स्थित पुष्पा नेगी के पति लाखन सिंह नेगी के ग्रीन वैली होटल पर छापा मारा। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि यह होटल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। होटल सील करने के साथ ही मौके पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। उधर रामगढ़ के सिमायल रेकवाल में पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह नेगी के निर्माणाधीन विद्यालय का भवन भी प्रशासन ने सील कर दिया। तलाश में पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक के हल्द्वानी स्थित होटलों में दबिश भी दी। हालांकि वहां से भी कुछ नहीं मिला। वोटिंग से एक दिन पहले प्रत्याशी पर इस तरह की कार्रवाई अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। वजह साफ है कि अगर होटल या स्कूल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया था तो जिला प्रशासन पंचायत चुनाव का इंतजार क्यों करता रहा? जानकारी के मुताबिक संबंधित होटल पंचायत चुनाव से काफी पहले से ही अस्तित्व में है। दूसरा रहा स्कूल, तो वो भी इन 20 दिनों में तो निर्माणाधीन नहीं होगा। लेकिन अगर ये अभी इन 20 दिनों के अंतराल में ही अतिक्रमण कर जंगल राज स्थापित किया गया है तो फिर लाखन सिंह नेगी से पहले दोषी वो अधिकारी हैं जिन्होंने ये सब होने दिया। सुनने में आया है कि इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर लाखन सिंह नेगी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अगर ये सच है तो कार्रवाई उन संबंधित अफसरों पर भी होनी चाहिए। इस घटना ने भले राजनीति का चोला पहन लिया हो, मगर पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में तो खड़ा कर ही दिया है। इस चुनाव में और भी कई अजीबोगरीब गुनाभाग देखने को मिले। जहां इस चुनाव में कांग्रेस को पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिले, बावजूद इसके पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बहुमत जुटाने में वो पिछड़ गई, नाकाम हो गई। कारण उनके बड़े नेता चुनावी जोड़तोड़ में नहीं बल्कि कहीं और ही लगे हुए थे। एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिन रात एक करके अपनी पार्टी को जीत दिलाने में लगे हुए थे। यह अलग बात है कि मन ही मन वो धराली आपदा को लेकर भी व्यथित रहे ही होंगे, लेकिन कुर्सी के लिए चुनावी जंग बेहद महत्वपूर्ण होती है, लिहाजा महेंद्र भट्ट जोड़ तोड़ में ही लगे रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस रही जिसने चुनावी मैदान छोड़ दिया।
कांग्रेस का एक नेता पौड़ी गढ़वाल की आपदा पीड़ितों के बीच पहुंच गया और दूसरा रास्ते न होने के बाद भी पैदल चलकर नदियां पार करके रस्सी के सहारे धराली। निश्चित ही पौड़ी में गणेश गोदियाल और धराली में करण महारा ने पीड़ितों के बीच पहुंचकर दर्द बांटकर अपने आप को फिसड्डी नेता तो साबित कर ही लिया होगा। बताओ, जिस समय कांग्रेस के इन दोनों प्रमुख नेताओं को जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त में लगकर ब्लॉक प्रमुखी या अध्यक्षी पर कब्जा करना चाहिए था, ये टूटे फूटे रास्तों पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में बेवजह टहलकर अस्थियों को कंधा दे रहे थे और लोगों को अपने गले से लगाए बैठे थे, जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। खैर जो भी हो, भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेसी नेताओं से तो काबिल ही निकले, जो पंचायत चुनाव में जबरदस्त हार के बाद भी अपने अध्यक्ष बनाने में, ब्लॉक प्रमुख बनाने में कामयाब हो सके। बस देहरादून और अपने खुद के क्षेत्र चमोली के पोखरी ब्लॉक में मात खा गए, जहां कांग्रेस ने भाजपा से कुर्सी खींच ली। देहरादून में महेंद्र भट्ट को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां वो अपनी निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा के तेज तर्रार नेताओं में शुमार मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी श्रीमती मधु चौहान की सीट नहीं बचा पाए। यह हार भाजपा संगठन की इसलिए ज्यादा बड़ी मानी जाती है क्योंकि खुद पूरा संगठन प्रदेश अध्यक्ष समेत देहरादून से ही रणनीति बनाकर प्रदेश के चुनावों में उतरता है। लिहाजा ये हार मधु चौहान से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष की है, तो एक बड़ी जीत कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की भी है। इस चुनाव में प्रीतम सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। दूसरी हार चमोली के पोखरी ब्लॉक की रही, जहां महेंद्र भट्ट के गृह क्षेत्र में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपाई अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। यहां दो अलग तस्वीरें हैं, एक बीजेपी की जिसने आपदा के बीच भी राजनीतिक मोर्चे पर पूरी ताकत लगाई और पंचायत चुनाव में बढ़त बना ली, दूसरी कांग्रेस की जिसने बहुमत तो गंवा दिया लेकिन आपदा पीड़ितों के बीच खड़े होकर मानवीय संवेदनाओं में बाजी मार ली। कांग्रेस का आरोप हो सकता है कि यह समय राजनीति का नहीं, राहत का था, लेकिन बीजेपी का तर्क साफ है, हमारा काम चुनाव जीतना है और वही हमने किया। लेकिन सवाल यह है, जनता के दिल में जगह किसने बनाई, बहुमत जुटाने वाली बीजेपी ने या आपदा पीड़ितों के बीच खड़े रहने वाली कांग्रेस के नेताओं ने? अब असली सवाल यह है, जनता किस तस्वीर को ज्यादा महत्व देगी? 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या लोग उस नेता को याद रखेंगे जिसने बहुमत जुटाया या उस नेता को जिसने बाढ़ पीड़ित का हाथ थामा? 2027 में जनता किसे चुनेगी? राजनीति में हर जंग में आगे रहने वालों को या संकट में जनता के साथ खड़े होने वाले नेताओं को? ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर भाजपा ने फिलहाल त्रिस्तरीय चुनाव में बेहद कमजोर साबित होने के बाद भी मैनेजमेंट में कामयाब होकर अध्यक्ष के खिलाफ फतह करने में सफलता पा ली है। खैर अब थोड़ा उत्तराखंड की न्याय व्यवस्था की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई जीते हुए प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट में बीडीसी चुनाव में पराजित प्रत्याशियों द्वारा दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इन सभी मामलों को लेकर कोर्ट ने चुनाव याचिका के रूप में प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही कहा है कि इन चुनाव याचिकाओं का 6 माह के भीतर निस्तारण किया जाएगा। कोर्ट ने किसी भी याचिका में अंतरिम आदेश नहीं दिया है। पौड़ी गढ़वाल निवासी दीक्षा नेगी, टिहरी निवासी नीरू चौधरी और उत्तरकाशी निवासी उषा ने अपनी याचिका में कहा कि वे बीडीसी सदस्य का चुनाव हारे हैं। उनके खिलाफ जो प्रत्याशी जीते हैं उनके 2 जगह की मतदाता सूची में नाम है, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। यहां यह याद रहे कि हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2025 को वरिष्ठ पत्रकार शक्ति सिंह बर्तवाल की याचिका में अंतरिम आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग के सर्कुलर पर रोक लगा दी थी, जिसमें आयोग ने 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले व्यक्तियों को मतदान करने और चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी। लेकिन तब चुनाव आयोग ने 11 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया हो जाने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखी, जिसके बाद 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले व्यक्ति चुनाव में भाग लेने में सफल रहे, जिन्हें अब चुनाव याचिकाओं के रूप में बड़े स्तर पर हाईकोर्ट में चुनौती मिल रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने ये तथ्य रखे हैं कि ठीक है वो चुनाव हार गए, उसके बाद अगर चुनाव को वो चुनौती देते हैं तो उसका निर्णय पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नहीं आता और कोर्ट में मामला चलता रहता है, जिस पर आज कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि चुनाव से संबंधित जो भी याचिकाएं दायर होंगी उनका निस्तारण 6 माह के भीतर होगा। जो प्रत्याशी नियमों शर्तों के अनुसार जीता है वो कार्यकाल पूरा करेगा और अगर नियम के विरुद्ध जीता है तो उसका कार्यकाल निर्णय आने के बाद रद्द हो जाएगा। कोर्ट का मतलब साफ है, पहले भी वो साफ कर चुका था कि 2 जगह वोटर मान्य नहीं है, मतलब 6 माह के बाद उत्तराखंड की कई पंचायतों में जीते प्रत्याशी घर बैठ सकते हैं, मतलब वहां उपचुनाव होना तय है।
कुल मिलाकर शुरू से लेकर समाप्ति के बाद भी पंचायत चुनाव प्रक्रिया अदालतों में फंसी रहने वाली है, जिसकी वजह से पूरे चुनावी कार्यक्रम ने चुनाव आयोग की नियति और इस पूरी प्रक्रिया को ही शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। खैर, अंत में एक बात तो है कि भाजपा ने चुनावी बिसात में जीत हासिल कर उत्तराखंड को तो जीत लिया है, लेकिन क्या सही में उत्तराखंडी दिलों को जीत पाए हैं? तमाम नेता जीत कर देहरादून की सड़कों पर नए आशियाने तलाश रहे थे। उसी समय धराली में और पौड़ी में आपदा की विभीषिका झेल रहे पीड़ित हर पत्थर के नीचे अपनों को तलाश रहे थे। धराली का रास्ता भले आपदा ने बंद कर दिया था, लेकिन राजनीति खेल रहे जीते हुए प्रत्याशियों के रास्ते देहरादून की तरफ मखमली सड़क के माफिक मुलायम थे। भाजपा कहती है हमने बहुमत जुटाया, कांग्रेस कहेगी हम जनता के बीच खड़े थे। इन दोनों के बीच 2027 में जनता किसे याद रखेगी? इस वीडियो में हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन आप मत रुकिए। आप हमें कमेंट के जरिए इन सभी पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि ये प्रदेश भी आपका है और यहाँ के लोग भी आपके ही हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।